नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बच्चे बीएससी पार्ट वन डिग्री पार्ट वन बोटनी सब्सिडरी का पेपर हम डिस्कस करेंगे, जो 2020 में एग्जाम में पूछा गया था। बच्चे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज़ बच्चे प्रीवियस ईयर से उड़ के आ जाते हैं। और उसमें भी ऑड ईयर का पेपर बच्चे, ये 2020 का पेपर तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 में जो एग्ज़ाम होंगे वो ऐसा ट्रेंड चलता आ रहा है यूनिवर्सिटी सब में, वो ऑड ईयर का पेपर ही रिपीट कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो आइए हम इस पेपर को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सभी का हम जो ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर बता देते हैं, और सब्जेक्टिव आप देख लीजिए कि आपके सिलेबस जो हम बताए थे बच्चे उसी से मैच करता हुआ, उसी सिलेबस से क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर ही पाएँ। साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव है, कौन कौन क्वेश्चन आता है, लगभग क्वेश्चन एक बार देख ले अच्छे से, थोड़ा आपका माइंड में रहेगा। और प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसमें से 10 क्वेश्चन यदि आप लिख लेते हैं बच्चे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में मुश्किल निश्चित है कि कुछ न कुछ क्वेश्चन यहाँ से टकरा जाएगा। और लगभग निश्चित है, 100% चांस है कि टकरा जाता है ये बच्चे, एज इट इज़ वही सब क्वेश्चन होता है। तो अगर इसका भी तैयारी कर लेते हैं आप अच्छे से बच्चे, तो आपका अच्छा नंबर आ सकता है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम पहले ही बोले हुए हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। यदि क्वेश्चन अगर चेंज आके भी आ जाता है, कुछ नया भी क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम से पहले पता चल जाता है। जो भी बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे सभी को हम बता देंगे। ठीक, तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें बच्चे, जुड़ जाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमारे संपर्क में रहेंगे तो जरूर एग्जाम के समय बच्चे आपको बेनिफिटेड होगा। तो ये पार्ट वन सब्सिडरी पेपर का है, बोटनी पेपर फर्स्ट सब्सिडरी वालों के लिए 2020 का पेपर है। आइए बच्चे, इसका हम ऑब्जेक्टिव पहले देखते हैं और फिर क्वेश्चन सब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब एमसीक्यू है, आपको 4 में से एक ऑप्शन को अच्छे से चूज करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों आप बढ़िया से आपको बता देते हैं। विच इज़ डिफरेंशियली परमिएबल, कौन सा भिन्न रूप से पारगम्य है। परमिएबल का मतलब जो बच्चे आप जहाँ समझते होंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है या कोई और मेम्ब्रेन जो होता है, इसमें से किस में कोई भी जो मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है आसानी से आ जा सकता है, जिससे आसानी से आ जा सकता है उसको क्या कहते हैं, परमिएबल कहते हैं। तो वो कौन होता है आपका, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अपने आप में एक परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल नॉन परमिएबल होता है। क्यूटिकल सभी नॉन परमिएबल है। मिडिल लेवल नॉन परमिएबल होता है बच्चे। ठीक, तो ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन याद कर लेते हैं बच्चे। यदि आप लिख के जो भी इसमें क्वेश्चन है इस सभी को यदि पेन एंड पेपर में लिख के आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर हो सकता है इसी में से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा देखा गया है बच्चे कई बार कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ठीक, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप अच्छे से याद कर लें। सेकेंड है बी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के लिए के समय में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है बच्चे, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। तो प्रोफेज में बहुत सारा काम होता है बच्चे, तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ऑप्शन एक करेक्ट है, प्रोफेज। ध्यान रखेंगे। समसूत्री विभाजन के दौरान लंबा चरण कौन सा होता है, तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेज सब तो आपको पता है इक्वेटर पे जाके बराबर हो जाता है, टीलोफेज में डिवीज़न होता है, तो ये सब उतना कंपेरेटिवली कम समय लगता है। लेकिन प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो भी ऑर्गेनेल्स है उस सबका डुप्लीकेशन होता है। जो पार्ट वन का सिलेबस है बच्चे, मैक्सिमम जो है 11-12 का सिलेबस से ही रहता है। अगर उसको भी आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल सकता है। खैर, जो बच्चे जुड़े रहेंगे, क्वेश्चन अवेलेबल होगा तो हम जरूर बता देंगे। सी क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस का जो इन्वेलप होता है बच्चे, वो कितना मेम्ब्रेन होता है उसके बाद। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है, कितना होता है, तो 2। कितनी झिल्लियों द्वारा नाभिकीय आवरण का निर्माण होता है, तो नाभिकीय आवरण का निर्माण बच्चे 2, कितना होता है, 2। ध्यान रखेंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बैक क्रॉस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बैक क्रॉस का जो रिजल्ट क्या होता है बच्चे, तो 1:1। बैक क्रॉस का चाहे मोनोहाइब्रिड में हो या डाईहाइब्रिड में बच्चे, उसका तो मोनोहाइब्रिड में 1:1 होता है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस भी होता है तो 1:1:1:1। वहाँ भी 1:1:1:1 होता है डाईहाइब्रिड में। मोनोहाइब्रिड बोला है तो 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बेस इज नॉट फाउंड इन ग्वानिन। ग्वानिन के अंदर कौन सा बेस नहीं मिलता है, सॉरी, विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए के अंदर कौन सा बेस नहीं मिलता है, तो आप जो नाइट्रोजनस बेस पढ़े बच्चे, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और एडेनिन, थाइमिन,
जिसमें यूरेसिल जो है बच्चे ये ओनली एंड ओनली आरएनए के अंदर ही मिलता है, यूरेसिल डीएनए के अंदर नहीं मिलता है। यूरेसिल का स्थान पे डीएनए में क्या मिलता है, थायमिन। डीएनए में क्या मिलता है बच्चे, थायमिन। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन सही है, यूरेसिल। डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है, तो यूरेसिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्किगोनिएट। आर्किगोनिएट में कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्किगोनिएट। जो आर्किगोनिएट है बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ब्रायोफाइट का, टेरिडोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का, लेकिन एंजियोस्पर्म में नहीं मिलता है। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। निम्न में से किसे आर्किगोनिएट में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो एंजियोस्पर्म। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, एंजियोस्पर्म। आप ध्यान रखेंगे, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टील ऑफ टेरिडियम रूट। टेरिडियम रूट का स्टील क्या होता है, तो डायार्क एक्सार्क। डायार्क एक्सार्क जो होता है टेरिडियम रूट का स्टील का है, उसका स्ट्रक्चर। टेरिडियम रूट जर की स्टील क्या है, तो डायार्क एक्सार्क। ऑप्शन 1 करेक्ट है। सारा क्वेश्चन बच्चे अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, यदि आप सबको ध्यान रखते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। नहीं भी रिपीट होता है तो जो बच्चे जुड़े रहेंगे, क्वेश्चन अवेलेबल होगा तो हम आपको बता देंगे। बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम के समय बच्चे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारा चैनल। विच इज द फर्टाइल पोर्शन ऑफ मॉस कैप्सूल। मॉस कैप्सूल का जो फर्टाइल पोर्शन क्या होता है, तो थीका होता है। क्या होता है बच्चे, थीका। ध्यान रखेंगे, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी में भी देख लेते हैं, मॉस कैप्सूल का प्रजनन योग भाग कौन सा है, प्रजनन योग भाग होता है उसका थीका। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस। फंगस के कारण कौन सा डिजीज होता है, आसान क्वेश्चन है बच्चे। ट्यूबरक्लोसिस तो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरी, ये बैक्टीरियम डिजीज है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीस्ट, पढ़े होंगे आराम से, ब्लैक रस्ट ऑफ वीस्ट बच्चे फंगस के कारण होता है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। स्मॉल पॉक्स वायरस के कारण होता है। और कैंसर क्या है, तो बच्चे अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन। चारों ऑप्शन को फिर से देख लें, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीस्ट ये आपका फंगस डिजीज है बच्चे, स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज है, और कैंसर तो अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदी में भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है, तो गेहूं का काला रतुआ। ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जे नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज कौन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए, एड्स पढ़े होंगे बच्चे, एड्स क्या है, तो वायरल डिजीज है, HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ये वायरल डिजीज है बच्चे, आपका सेकंड ऑप्शन सही है। बच्चा एस्केरियस लगाया था, हम किसी का क्वेश्चन लेके आपको बता रहे हैं, तो ये गलत है। एस्केरियसिस क्या है बच्चे, एस्केरीज के कारण होता है। ठीक, जो वुचेरिया बैंकरोप्टा पढ़े होंगे एस्केलमेंथिस फाइलम में, फाइलम एस्केलमेंथिस में, ये उसका है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। और पोलियो बच्चे वायरस के कारण होता है, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, तो लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज है। सेकेंड ऑप्शन लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु रोग है, तो जीवाणु रोग आपका कुष्ठ रोग एक जीवाणु रोग है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चे, उसमें ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आप देख लिए किस लेवल का आता है, 11th का NCERT के बेस ही है। हम आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवा देंगे, आप जुड़े रहेंगे चैनल से बच्चे, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन, तो हो सकता है कि उस समय से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बच्चे कहीं से भी आ सकता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, नहीं तो अंत में बच्चे अगर क्वेश्चन अवेलेबल होता है ज़रूर हम आपको बताएंगे। जो बच्चे जुड़े रहेंगे उनके लिए तो फ़ायदा ही है। सब्जेक्टिव देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्या क्या आता है बच्चे, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 10 में से 4-5 आपको एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगे बच्चे। ये लोग नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं करते हैं, बार बार बोलते हैं नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है, प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ डाल देता है। तो आप यदि यहाँ से देख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आसान क्वेश्चन है, गेस पेपर आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, सबका आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो है बच्चे लिखने का होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, 30 से 32 पेज लिखना पड़ता है, आगे पीछे पेज मिला के। जो बच्चे अंतिम पेज तक नहीं लिखते हैं उनको अच्छा नंबर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक, और ऊपर से हैंड राइटिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए बच्चे। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहे, अब इसे के अंतिम पेज तक लिख पाएँ। ठीक है बच्चों, तो अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो अचानक सिर्फ एग्जाम में ही जाके आप लिखेंगे तो एक तो पूरा लिख भी नहीं पाएंगे, तो नंबर तो ऐसे ही एवरेज देगा और हाथ भी बहुत ज़्यादा पेन करता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, वाट आर द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये पिछले बार भी दूसरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी पूछा था।
सबका सिलेबस लगभग बच्चे बराबर ही है। जीवाणुओं में आर्थिक महत्व क्या है, जीवाणुओं के आर्थिक महत्व क्या है, आपका क्वेश्चन था, आंसर तैयार कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा बच्चे। थर्ड है राइट शॉर्ट नोट ऑन म्यूटेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। अलग अलग प्रकार के जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन है, क्रोमोजोमल एब्रीविएशन है, पेरीसेंट्रिक म्यूटेशन, पैरासेंट्रिक म्यूटेशन के बारे में आपको लिखना है, और क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर जो है बच्चे इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट भी कम से कम 1.5 से 2 पेज का होगा, तब जाके वो आपको नंबर देगा बच्चे, ध्यान रखेंगे। गुणसूत्र की संरचना और उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त नोट लिखें। फोर्थ नंबर देखिए, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा उसके बारे में बताइए। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फर्मेंटेशन। Q1 में जीवाणुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। माइक्रोब्स का क्या रोल है फर्मेंटेशन है, उसको आपको अच्छे से बताना है। 6 नंबर है, वाट आर द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, पढ़ेंगे होंगे बच्चे। ग्रीन एल्गी में जो होता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, जो एल्जिन होता है उसका किसी का यूज होता है। एक तो अगर जो रेड एल्गी है बच्चे, एक तो मीडियम बनाने में डीएनए, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो वहाँ मीडियम बनाने में अगर का यूज़ किया जाता है। एल्जिन ब्राउन एल्गी से होता है, उसका यूज होता है। एक जगह कैरेजनिन फॉर रेड एल्गी, उसका यूज होता है बच्चे टैबलेट बनाने में। टैबलेट का जो आप फॉयल देखते हैं तो उसमें कैरेजनिन का यूज होता है रेड एल्गी का। तो और बहुत सारा यूज है। फंजाई का यूज जैसे ईस्ट क्या है बच्चे, फंजाई है, फर्मेंटेशन में यूज होता है। फंजाई में अल्टरनेरिया पढ़े होंगे। एस्परजिलस जो है, एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। तो ये कई सारा इंपॉर्टेंट है जो आपके 11th के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो उसको अच्छे से आप इसका एक बढ़िया से नोट्स तैयार कर ले खुद से, ताकि एग्जाम में आप आसानी से लिख पाएँ। खंड थर्ड देखिए, इसमें क्या क्या आपको लिखना है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। 2 ही क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है बच्चे। देखिए एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो 15 नंबर में कम से कम आपको 5 पेज लिखना होगा बच्चे। 5 पेज आप अचानक से वहाँ जाके लिखने दीजिएगा, उसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है बच्चे। तो आप अपना देख लीजिए कैसे आपको क्या करना है। कंटेंट खुद से आपको अवेलेबल कराना होगा, गेस्ट पेपर और आसानी से मिल जाएगा। ये तो हम बोल रहे हैं 11th के एनसीईआरटी में बच्चे सब हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। राइट नोट ऑन फाइबर्स एंड सीरियल्स। फाइबर्स और अनाज पर टिप्पणी लिखिए। 15 नंबर का है बच्चे, 4 से 5 पेज में अच्छे से लिखना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। 8 नंबर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया ब्राइफाइट में पढ़े होंगे उसी का। मार्केंसिया का जीवन चक्र और संरचना का चित्र में प्रस्तुत द्वारा वर्णन कीजिए। इसका डायग्राम भी आपको बनाना है। 9th नंबर, एक्सप्लेन द नेचर, स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए का आपको नेचर बताना है, स्ट्रक्चर, डीएनए का रेप्लिकेशन के बारे में पूरा लिखना है बच्चे। रेप्लिकेशन का जो स्टेप है, जो भी वहाँ पर एंजाइम सब यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज हो या कोई और हो, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, 3 प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है। सभी एंजाइम के बारे में पूरे डीएनए रेप्लिकेशन 15 नंबर का है बच्चे, तो अच्छे से लिखना होगा आपको। अगर यदि इस सब पर नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड कराएं। नहीं तो आपको बच्चे गेस्ट पेपर में तो मिल ही जाएगा सब चीज़। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की प्रकृति, संरचना और प्रतिकृति की व्याख्या कीजिए। 10th नंबर है, एक्सप्लेन द सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल एज सीन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के तहत देखी गई कोशिका विभाजन और कोशिका संरचना का व्याख्या कीजिए। ठीक, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिवीजन सीन अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से जो सेल डिवीजन किस प्रकार से दिखता है उसका आपको संरचना का व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 15 नंबर का है। तो ये 5 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन है। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं पाँचों को, तो निश्चित है कि दो तो आपको रिपीट हो ही जाएगा और 2 ही लिखना पड़ता है बच्चे। ठीक है, तो ये आप पे है कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, कितना ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ से तैयार करके जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का तो चिंता ना करें बच्चे, ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा देंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपको। आप सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बहुत आपको कंटेंट तो हम अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा बच्चे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ताकि एक बार पढ़ के जाएंगे 3-4 बार अच्छे से, तो आपको यहाँ पर दिमाग में, एग्जाम हॉल में आपको दिमाग में आते रहे, ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ। क्योंकि वहाँ दोनों लिखना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, तो एक साथ दोनों काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपको पहले से सोच के पूरा जो मटेरियल है, कंटेंट है, आपको दिमाग ब्रेन में एकदम रोटेट होते रहना होगा, तब जाके वहाँ पर आपका काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सिलेबस था सब्सिडरी वालों का, बीएससी पार्ट 1 बोटनी वालों का। ठीक है,
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। कोई आपका मित्र हो उसे भी बता सकते हैं ताकि उसका भी एग्ज़ाम अच्छे से चला जाए। ठीक, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें बच्चे। जैसे ही लॉकडाउन वगैरह सब खुलता है तो इसके बाद एग्ज़ाम का सिर्फ एग्ज़ाम का सिलसिला ही शुरू होगा। यूनिवर्सिटी सब तो एग्ज़ाम ही लेता है, पढ़ाना लिखाना तो है नहीं, अब सब जगह बंद हो गया है, खुद से पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम स्टार्ट होगा बच्चे जैसे ही कॉलेज वगैरह सब खुलता है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कैसा लगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।